Good evening, everyone. Let's start this month's meeting. As usual, we will start with view on two main indices, that is Nifty and Bank Nifty. So this is the daily chart of Nifty. लास्ट मंथ हमने आपको बताया था कि निफ्टी एक चैनल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ हमने जब मीटिंग की थी तब निफ्टी यहाँ पे था और हमने बताया था कि ये जो राइजिंग चैनल फॉर्मेशन है वो ऊपर की साइड में निफ्टी को 22,750 के आसपास रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और इसी चैनल का लोअर एंड है वो करीबन 21,800 के आसपास सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सब्सिक्वेंटली निफ्टी ने जो राइज दिखाया उसमें 22,775 का टॉप बनाया और फिर वहां से करेक्शन दिया, 21,777 का लो बनाया ड्यूरिंग द मंथ और एंड ऑफ द मंथ 22,604 पे क्लोज दिया। पूरे अगर महीने की बात करें तो निफ्टी 1.2% बढ़ा और ये इसका थर्ड कंजिक्यूटिव पॉजिटिव मंथ रहा। आगे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अभी भी ये जो राइजिंग चैनल फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट है। तो उससे पहले अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अप्रैल में जो 10 अप्रैल को ये 22,775 का टॉप बना था और रिसेंटली भी निफ्टी इसी लेवल के आसपास दो टॉप बना चुका है। रिसेंटली 22,794 का टॉप बना और उसके पहले 22,800 के आसपास, 22,780 के आसपास का टॉप बना था। तो ये जो 22,775 22,800 का जोन है, ये काफी टफ रेजिस्टेंस साबित हो रहा है और ये लेवल क्रॉस होना जरूरी है नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हम वॉच आउट करेंगे 22,775 से 22,800 का जोन। ठीक है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो फिर ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं और दूसरा ये चैनल फॉर्मेशन जो हमने पहले भी बताया था, तो ये जो रेजिस्टेंस लाइंस हैं वो नेक्स्ट टारगेट्स देंगी 23,000 से लेके 23,100 का। ऑन द लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है वो करीबन 22,100 पे आएगा, जहाँ पे इस जो चैनल फॉर्मेशन की हमने बात की थी उसका लोअर एंड अभी इसी के आसपास आ गया है 22,100 पे और इसी लेवल के आसपास 20 वीक मूविंग एवरेज भी प्लेस है। लास्ट टाइम भी जब निफ्टी ने ये जो लो बनाया था वो 20 वीक मूविंग एवरेज पे ही था। तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 22,100 और वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये जो अप्रैल में बॉटम बने थे 21,777 वो नेक्स्ट डाउन साइड लेवल टू वॉच आउट रहे। नाउ कमिंग टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक्स में हमने ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात की थी, जो फॉलिंग चैनल फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, तो हमने ये बताया था कि 48,100 से 48,150 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है और ये क्रॉस होता है तो निफ्टी बैंक में 48,600 और उसके बाद 50,500 के टारगेट देखे जा सकते हैं और 46,000 के आसपास डिसेंट सपोर्ट है। निफ्टी ने ये जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था हमने 48,100 48,150 का, वो क्रॉस किया और 49,975 का हाई बनाया। हमारे हिसाब से ये 49,975 यानी कि करीबन 50,000 के आसपास का जो टॉप बना है, ये क्रॉस होता है तो फिर निफ्टी बैंक 51,000 से 51,300 के नेक्स्ट मेजर टारगेट की ओर बढ़ेगा। ऑन द लोअर साइड ये जो बॉटम है वो अप्रैल में बॉटम बना था 46,579, ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, तो इसी के स्टॉप लॉस से निफ्टी बैंक में पॉजिटिव व्यू होल्ड किया जा सकता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स हमने आपके साथ जनवरी से बात करनी शुरू की थी कि ये इंडेक्स ने अर्स्टवाइल फेज में अंडर परफॉर्म किया था और जिस तरह की ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हमने नोटिस किए थे। ये करीबन 7,200 का लेवल था जब हमने इस पे बात करनी शुरू की थी और इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट्स थे वो हमने 9,400 के बताए थे और हर मंथली वेबिनार में हमने इस पे पॉजिटिव व्यू रखा था। अप्रैल महीने में मेटल इंडेक्स ने ये जो टारगेट थे 9,400 के अचीव किए हैं। इसके अलावा मार्च के वेबिनार में हमने गोल्ड पे व्यू इनिशिएट किया था। हमने ये बताया था कि अगर आप इसके लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखें तो पिछले 3 साल में गोल्ड ने रिपीटेडली $2,075 का रेजिस्टेंस लिया था और जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ अर्ली मार्च में तब हमने 2120 डॉलर जब था तब 2,500 से 2,550 का मेजर टारगेट दिया था
विद इन अ मंथ अप्रैल के बिगिनिंग में ही गोल्ड ने 2431 का हाई बनाया, और फिर वहां से ये करेक्शन लेके करीबन $2300 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से लॉन्गर टर्म जो आउटलुक है गोल्ड का अभी भी पॉजिटिव है, और ये करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद ये वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा, और 2500 से 2550 के टारगेट्स आने वाले कुछ महीनों में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2075 जो कि पहले का रेजिस्टेंस था वो भी एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस देंगे, और हर एक डिक्लाइन में इसको एक्यूमुलेट करने की एडवाइस भी देंगे। अप्रैल के वेबिनार में हमने सिल्वर पे व्यू इनिशिएट किया था। सिल्वर में हमने बताया था कि अ, जो अगस्त 2020 के बाद जो टॉप्स बने थे उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया था। और तब ये करीबन $27 के आसपास था। हमने पहला टारगेट 30 का दिया था, और उसके बाद 35 और 41 की बात की थी। तो यहाँ पे भी हमने क्विक मूव देखी गोल्ड के साथ ही, और इसने $29.79 का हाई बनाया, और फिर वहां से हमने इसमें स्टीप करेक्शन देखा है, और ये अभी 26.55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है ओवरऑल। और $30 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होने के बाद ये जो टारगेट्स हैं 35 और 41 के, ये भी लॉन्गर टर्म में पॉसिबल है। और यहाँ पे जो सपोर्ट हम देख रहे हैं वो इस ट्रेंड लाइन, ये जो रिसेंट बॉटम्स है इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन करीबन $23 के आसपास अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसी लेवल को ध्यान में रख के सिल्वर के भी ओवरऑल पॉजिटिव व्यू हम होल्ड करेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने इस लेवल पे बाय इनिशिएट किया था। और ये एक इंडेक्स था जब जिसने काफी अंडर परफॉर्म किया था, और जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हुए लास्ट ईयर तो हमने 31,600 पे बाय इनिशिएट किया था 39,400 के टारगेट के साथ। 39,400 इसका जनवरी 2022 का टॉप था। तो उसके बाद एक अच्छी अपमूव हमने देखी, और इस इंडेक्स ने फरवरी 2024 में 38,500 का टॉप बनाया। तो जो हमने टारगेट दिए थे उसके काफी नजदीक ये पहुंचा, और फिर वहां से जो कॉग्निजेंट के नेगेटिव आउटलुक, और इसके अलावा आईटी स्पेस के मेजर, हमने इसके जो नेगेटिव रिजल्ट थे, आउटलुक भी डिसअपॉइंटिंग था, उसके चलते हमने पिछले महीनों में एक स्टीप करेक्शन देखा है। और ये इंडेक्स अभी 32,900 के आसपास प्लेस्ड है। तो अर्सवाइल जो ये ब्रेकआउट लाइन थी वो अभी नीचे की साइड में 32,000 के आसपास सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और इसी के आसपास 34 मंथ मूविंग एवरेज भी है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है इंडेक्स, तो एक डीपर करेक्शन और डीपर कंसोलिडेशन के फेज में जा सकता है। तो हमने रिसेंटली इन्फोसिस के अलावा एक्सीएल टेक के चार्ट्स में भी क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होते हुए देखे हैं। तो इस इंडेक्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा एक आउट परफॉर्मेंस का फेज देना। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो 32,000 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं, और फ्रेश लॉन्ग हम इसमें बिल्ड करने की एडवाइस नहीं देंगे। तो ये एक एडवाइस रहेगी जो हमने प्रीवियस पॉजिटिव व्यू इनिशिएट किया था आईटी इंडेक्स पे। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स प्रीव्यू हमने लास्ट मंथ के वेबिनार में इनिशिएट किया था। हमने एक इसका बैकग्राउंड दिया था कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है वो 2023 में सिर्फ 14% बढ़ा था, जबकि निफ्टी इसी ड्यूरेशन में 20% बढ़ा था। और साथ ही हम जब मार्च में बात कर रहे थे, अप्रैल में जब इस वेबिनार में बात कर रहे थे, तो ये इंडेक्स करीबन 4% डाउन था 2024 में तब तक, और जबकि निफ्टी 3% ऊपर था। और साथ ही हमने ये फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर किया था, और हमने बताया था कि ये ब्रेकआउट्स अगर कंफर्म होते हैं तो प्राइवेट बैंक इंडेक्स में एक अच्छी अपमूव आ सकती है। 24,000 के ऊपर ये 25,000 और 25,600 तक भी जा सकता है। तो इस इंडेक्स ने 24,000 का हर्डल क्रॉस किया, और 24,830 का हाई बनाया अप्रैल में, और अभी ये 24,300 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पे अभी भी हम अपना व्यू पॉजिटिव रीट्रेट करेंगे। और 23,500 एक डिसेंट सपोर्ट है, इन रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 23,500 के आसपास आएगा। तो इसी के स्टॉप लॉस से निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स की भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। एक वर्ड ऑफ कॉशन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे हम लेंगे इस बार। ये इंडेक्स है वो FY 24 में 70% बढ़ा था,
और मार्च महीने में ये जो बॉटम बना था वहां से ये करीबन 92% ऊपर है। तो इतना बढ़ने के बाद हमने कुछ नेगेटिव डेवलपमेट ऑब्जर्व किए हैं इसके मंथली चार्ट से। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अप्रैल महीने का क्लोज था वो हाईएस्ट एवर मंथली क्लोज था। और आरएसआई जो कि यहाँ पे ये जो लाइन है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, तो इसने लोअर टॉप बनाया था। तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस में नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने का मतलब ये है कि यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चल के इस इंडेक्स में करेक्शन या कंसोलिडेशन देख सकते हैं। तो एक अच्छे खासे गेन्स के बाद हमारे हिसाब से इस इंडेक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। और जिस हिसाब से यहाँ पे भी एक बड़ी अपमूव हमने देखी थी प्रीवियस फेज में, और यहाँ पे भी जब नेगेटिव डाइवर्जेंस इस फेज में बने थे तो उसके बाद हमने एक स्टीप करेक्शन सब्सिक्वेंटली इसके सब्सिक्वेंटली कुछ महीनों में देखा था। तो वैसा ही फेज इसमें भी आगे चल के आ सकता है। उसके लिए हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, बट एक लॉजिकल स्ट्रेटेजी यही होगी कि स्मॉल कैप इंडेक्स में जिसको भी अच्छे गेंस बन रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। इसके अलावा जो हम हर बार जो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हमारी ऑफरिंग्स की, तो प्रो अल्फा जो हमारे टेक्निकल कॉल्स का सेगमेंट है जिसमें हम 1 से 2 महीने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, और निफ्टी 500 इसमें यूनिवर्स रहता है। तो यहाँ पे टोटल 32 रिकमेंडेशंस थी जो हमने नई इनिशिएट की ड्यूरिंग अप्रैल मंथ या प्रीवियस मंथ की क्लोज हुई। तो उसमें से 32 में से 15 में टारगेट अचीव हुआ, 4 में स्टॉप लॉस हिट हुआ और 13 उसमें से ओपन है। रूबरू हमारा जो सेक्शन है जहाँ पे हम टेक्नो फंडा पिक्स रेकमेंड करते हैं एक 3 से 4 क्वार्टर के व्यू से, तो वहाँ पे कोई फ्रेश रिकमेंडेशन ड्यूरिंग द मंथ हमने नहीं दी। अलावा जो भी हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस हैं वो सारे हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, तो वो आप जरूर से फॉलो करें। और कोई भी आपके स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी हो उसके लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप फिर से नोट कर लें। इस नंबर पे आप कभी भी अपना जो स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज हैं इस पे पोस्ट कर सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स इस पे रिप्लाई मिल जाएगा। यूजुअल डिस्क्लेमर है, जो भी हमने स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की बात की या इंडाइसिस की, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस फिर से रिपीट हो। जो भी स्टॉक्स की हमने बात की उसमें हमारे क्लाइंट्स का और रिलेटिव्स का होल्डिंग हो सकता है, और डिटेल डिस्क्लेमर के लिए यू कैन फॉलो दिस लिंक। दिस एंड्स माय पार्ट। अभी मैं निहाल को हैंड ओवर करूंगा आगे के प्रेजेंटेशन के लिए। हेलो। आज भी हम पहले बात करेंगे लास्ट 1 मंथ में इंडेक्सेस ने कैसे परफॉर्म किया है। तो निफ्टी 50 में हम देख सकते हैं कि एक माइनर करेक्शन 1% का देख सकते हैं, एंड दिस इज एज ऑफ टुडे, आज के क्लोजिंग के हिसाब से लास्ट 1 मंथ में -1% है। सेंसेक्स इज अबाउट 1% डाउन एज वेल। Once again the story continues कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैव आउट परफॉर्म्ड दी निफ्टी। तो उसमें हम पॉजिटिव रिटर्न्स देख रहे हैं 2% के और 1.28% के। एंड यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग नंबर हम देख सकते हैं कि हैंग सेंग वाज अप बाय अराउंड 11%, सो दैट इज अ स्टैंड आउट इन द ग्लोबल मार्केट। तो उसमें हैंग सेंग देख सकते हैं कि 11% बढ़ा है। तो लेट्स लुक एट द मैक्रोज। So the valuation of the mid caps are fairly rich। जो हमने देखा था कि इंडेक्स रिटर्न्स में भी कि ये जो मिड कैप बाय मिड कैप 100 बाय निफ्टी का जो चार्ट है उसमें एज दी मिड कैप हैज गॉन अप एंड निफ्टी का हम एक माइनर 1% का करेक्शन देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से 2.2 के आगे पहुंच गया है। तो इट शोज कि अभी काफी रिचली वैल्यूड है हमारे मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप 100। एंड story is not different for small cap as well। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 0.75 के आजू बाजू अभी ये चल रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 100 बाय निफ्टी 50। तो ये एक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 6.4 से काफी ऊपर है। एंड जो जैन या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2023 में हम देख सकते थे कि वो अपने एवरेज के भी काफी नीचे था, वो एवरेज को क्रॉस करके अब काफी ऊपर चला गया है। तो
एक काफी अच्छा, जैसे 90% का अप मूव प्रदीप सर ने बोला था अपने पार्ट में, वो हम देख सकते कि इस निफ्टी जो उतने टाइम में 30%, 25-30% बढ़ा गई है, उसके 3 टाइम्स बढ़ा है। तो हम ये काफी अच्छा अप मूव देख सकते हैं। एंड अगेन हम रिपीट करेंगे कि जो स्टॉक्स आपके पास हो, वो जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, या हर एक स्टॉक अपना जो पोर्टफोलियो में है उसको आपने सेल करना चाहिए, पर अपने फंडामेंटल्स को अपने वापस एक बार रिव्यू करना चाहिए। हैव यू अचीव द टारगेट्स दैट यू हैड सेट फॉर योर सेल्फ, कि वो स्टॉक के अचीव हो गए या नहीं, उसमें और एक अपमूव आ सकती है या नहीं, क्या ट्रिगर्स है। अगर कोई ना हो तो अभी एक प्रॉफिट जो है अपने वो बुक करने की हम एडवाइस आपको देते हैं। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प कि वो स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वी विल रिवर्ट बैक टू यू। उसमें हम आपको बोल सकते हैं कि या तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या तो फुल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या होल्ड कर सकते हो। वो आप जो भी हो, फिर अपना इन्फॉर्म डिसीजन एक ले सकते हैं। हमने 9 अप्रैल को एक आर्टिकल लिखा था जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 के बारे में हमने लिखा था कि जैसे 20 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन था वो क्रॉस किया था हमने FY 24 में। तो उसमें भी हमने एक लाइन लिखी थी कि इफ वी कंटिन्यू टू ग्रो एट द पेस एट विच वी ग्रू लास्ट ईयर, तो हम अप्रैल महीने में 2 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन है वो क्रॉस कर सकते हैं। दैट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री। एंड हमने ये महीने में वो किया है। 2.1 लाख ट्रिलियन रुपीस का हमारा जीएसटी कलेक्शन रहा है। दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। ये एक काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज है, जो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करती है, उनमें हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है कंपेयर टू दी कंपनीज दैट केटर टू एक्सपोर्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट जिनको आप डोमेस्टिकली उतना यूज नहीं करते हो। तो उसके कुछ रीजंस है कि इंडिया में जो हम कंजम्पशन स्टोरी देख रहे हैं वो अच्छी है। फिर हम देख सकते हैं कि जो केपेक्स हो रहा है वो एक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे चल रहा है। एंड फिर जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स है वो भी काफ़ी हाई थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक फोकस्ड फर्म्स है दैट हैव परफॉर्म्ड प्रीटी वेल अगेंस्ट दी कंपनीज दैट केटर टू एक्सपोर्ट मार्केट। तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी हमको जैसे पता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में हमको पता है कि काफ़ी कंपनीज में ग्रोथ इज़ अ प्रॉब्लम। एंड कुछ कंट्रीज में रिसेशन भी आ चुका है, जो मेजर कंट्रीज है। तो उसके हिसाब से एक्सपोर्ट्स में जो हमारा बिजनेस इंडेक्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। एंड उसके हिसाब से ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैव लैक्ड दी डोमेस्टिक फर्म्स इन मार्केट कैप एक्सेलरेशन। तो वो हम नीचे के चार्ट में देख सकते हैं। एंड गोइंग अहेड एज वेल, एज इंडिया इज ग्रोइंग एट अराउंड 8%, जो जीडीपी उसका ग्रोथ हो रहा है, उसमें से काफ़ी बड़ा कंपोनेंट हमारा जो कंजम्पशन है एंड जो इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं वो है। तो उसके हिसाब से आगे जाके भी जो डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज है उनमें अच्छा ग्रोथ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यूएस में भी रेट कट्स भी डिले हुए हैं। पॉसिबल है कि शायद एक ही रेट कट हो इस साल। तो उसके हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है उनमें और एक ईयर थोड़ा हम देख सकते हैं कि शायद डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज से उतना अच्छा ना हो। टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स, तो हम बैंक रिजल्ट्स की बात करते हैं। जैसे हमने काफ़ी हमारे प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में, प्रीवियस मीटिंग्स में बताया था कि वी होल्ड अ पॉजिटिव व्यू फॉर द लॉन्ग टर्म ऑन द बैंक्स। तो उसमें से दो हमारे बैंक्स प्रेफर्ड है, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, जिन दोनों पे हमने कवरेज इनिशिएट किया है। वी हैव अ बाय ऑन बोथ ऑफ द बैंक्स। तो उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं एक बार। तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है फॉर HDFC बैंक, दैट वाज अप बाय 1.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इस बैंक का हमें रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखना चाहिए अगेंस्ट ईयर ऑन ईयर, क्योंकि
एज वी नो के HDFC बैंक का मर्जर हुआ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.3% प्लस है। एंड जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी 4 बेसिस पॉइंट से एक्सपांड हुआ है, सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 7.5% थी अगेंस्ट एडवांसेस ग्रोथ ऑफ 1.6%। तो उसके वजह से क्या हुआ कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 620 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गया है। तो जो पहले 111% के आजू बाजू था वो 105 106% के आजू बाजू आ गया है। दैट टू इज हाई, बट दिस शोज के जो लास्ट क्वार्टर में बैंक ने रिजल्ट दिया था और उसके बाद जो 7-8% का करेक्शन आया था बैंक में रिजल्ट अनाउंस करने के बाद, बिकॉज दी LDR रेशियो वाज वेरी हाई, GSEC को उन्होंने सेल किया था टू इश्यू एडवांसेस, और वो सब जो कंसर्न्स थे बैंक बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ में और वो सब में, वो कुछ हद तक इस क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि वैसे कंसर्न्स नहीं रहे थे। दे हैव वर्कड वेल ऑन द डिपॉजिट फ्रंट। बट आगे जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैकेबल इस बैंक में ये रहेगा कि वो जो HDFC लिमिटेड से उनके पास हाई कॉस्ट डिपॉजिट आए थे इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, वो जब रिटायर होंगे तो उसके लिए उन्होंने पहले तो प्रोविजंस रखे हुए हैं कि जब वो रिटायर हो तो वो पे आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद वो जो फंड्स है उनको डिपॉजिट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं फ्रॉम दी रिटेल इन्वेस्टर्स और एनी अदर इन्वेस्टर, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैकेबल रहेगा इस बैंक के लिए। जैसे उन्होंने अपने मर्जर के टाइम पे भी बोला था कि देयर कैन बी सम क्वार्टर्स ऑफ पेन जब कॉस्ट ऑफ फंड्स और वो हाई रहेगा, तो वो इसी रीजन की वजह से। एंड कमिंग एट जैसे बॉन्ड्स उनके मैच्योर होंगे वैसे वो कैसे रीफाइनेंस करते हैं उसके ऊपर अच्छे से वो डिपेंड करेगा कि उनके निम्स कैसे आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट कैसे आगे बढ़ता है। तो वी मेंटेन अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 2760 विथ क्लोज टू 3 year टाइम होराइजन। दी अदर बैंक इज एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में हम देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम 11.5% से बढ़ा था डिस्पाइट इंटरेस्ट इनकम गोइंग अप बाय 22%। तो इसका मेन कारण है कि उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बाय 16 बेसिस पॉइंट ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स। ये कॉस्ट ऑफ फंड्स का हाई होना थोड़ा एक हर एक बैंक में ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से थोड़े थोड़े शायद निम्न सबके कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो एक्सिस बैंक का भी निम्न उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो सबसे अच्छी बात इनके रिजल्ट्स में ये रही कि उनका जो ROA है, रिटर्न ऑन असेट्स, दैट हैज बीन मोर देन 2% एनुअलाइज करते तो Q4 में। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इट हैपेंड इन द लास्ट 9 years। ROE भी उनका जो 20.9% है वो उनके 18% के गोल से काफी ऊपर है। एंड वो 18% के ऊपर रहा है फॉर 7 straight quarters नाउ। तो एक बहुत ही अच्छी बात है एक्सिस बैंक के लिए। उनके जो ग्रॉस NPA नेट NPA थे वो भी 34 क्वार्टर लो पे थे। एंड उसके हिसाब से हम हमने देखा था कि स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी दिया था एक्सिस बैंक को अराउंड 5-6%। एक्सिस बैंक ऊपर था जब जिस दिन उन्होंने रिजल्ट अपना अनाउंस किया था। तो वी स्टिल होल्ड बाय टारगेट फॉर एक्सिस बैंक एंड टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 1400। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की कि हम डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल इकोनॉमी सबकी बात करते हैं, पर इन सब में हमको ऐसा लगता है कि कैश हैज गॉन आउट ऑफ फैशन। कैश अब कोई यूज ही नहीं करता है। कैश रिलेटेड जो भी कंपनीज हो, जो भी सर्विसेज देती हो, उनमें ग्रोथ अभी थोड़ा लैक क्लस्टर्ड रह सकता है। बट दैट इज नॉट द केस। व्हाई? वी विल सी दैट। RBI ने बोला था कि जो कैश है उसका यूज इकोनॉमी में विल ग्रो एट द पेस एट विच GDP एक्सपांड। तो एक जैसे 8% अगर GDP बढ़ा हो तो कैश का यूज भी 8% के आजू बाजू ही बढ़ेगा, वैसा RBI ने कहा था। एंड अकॉर्डिंग टू RBI का जो डेटा आया है FY24 में, सॉरी इट देयर एन एरर हियर, FY24 में 35.1 लाख करोड़ रुपए का कैश सर्कुलेशन में था अगेंस्ट 13.1 लाख करोड़ इन FY17। एंड हमको बताया कि ये डबल से भी ज्यादा हुआ। तो एक अच्छा सा हमने देख सकते कि कैश इन सर्कुलेशन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं CMS इन्फो की, जो हमारा लेटेस्ट प्रूव आइडिया का रिकमेंडेशन है। तो CMS इन्फो इज इन्वॉल्व इन इंस्टॉलिंग
maintaining and managing assets using tech solutions and end-to-end services जो है वो आउटसोर्स कर सकते हैं बैंक अपने रिगार्डिंग दी कैश मैनेजमेंट एंड दी अदर मैनेज सर्विसेज। इसके पास अभी 30% प्लस का मार्केट शेयर है इन दी ओवरऑल एटीएम जो भी है। एंड कैश मैनेजमेंट और मैनेज सर्विसेज जो मैंने दो आपको सेगमेंट्स बोले, उसमें से कैश मैनेजमेंट में से 67% रेवेन्यू आता है एंड मैनेज सर्विसेज में 33% रेवेन्यू आता है। ये दोनों क्या है वो हम आगे आपको बताते हैं। तो ये जो दो बिजनेस सेगमेंट्स है, कैश लॉजिस्टिक्स में आता है एटीएम, कैश मैनेजमेंट, रिटेल एंड कैश इन ट्रांजिट। इसमें जो भी एटीएम्स को ये सर्व करता है, इट अराउंड 72,000 एटीएम्स इन इंडिया। तो उसमें से उन सब में या तो वो कैश मैनेज करता है खुद, जैसे कि कोई ब्रांच से अपने हेडक्वार्टर से कैश लिया, उसको 3-4 ब्रांचेस में आगे वो डाल देता है। फिर रिटेल कैश मैनेजमेंट आता है, जिसमें अगर आप कोई पेट्रोल पंप ओनर हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमको पता है कि कैश का सर्कुलेशन काफ़ी हाई रहता है। दिन के कुछ पेट्रोल पंप काफ़ी लाख कैश जनरेट करते हैं। तो बैंक गिव देम दिस वैल्यू एडेड सर्विस के, जहाँ पे वो पेट्रोल पंप ओनर्स को बोलते हैं कि हम आपका कैश आपके लिए लेके जाएंगे, तो इट इज़ नॉट रिस्की फॉर यू कि आप किसी के हाथों कैश भिजवाओ। हम अपने बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो है उनमें आपका कैश लेके आएंगे और वो डिपॉजिट कर देंगे। तो रिटेल कैश मैनेजमेंट में भी ये है। वैसे उसके पास मोर देन 50,000 टच पॉइंट्स है जहाँ से वो कैश कलेक्ट करता है। एंड कैश इन ट्रांजिट, जहाँ पे वो बैंक को अपनी कार दे देता है एंड 2 people अलॉन्ग विथ इट, और वो बैंक्स अपने जो है अपने काम में वो यूज कर सकते हैं। देन दी अदर इज मैनेज सर्विसेज, तो वो 33% ऑफ रेवेन्यू है एज ऑफ नाउ। तो उसमें बैंकिंग ऑटोमेशन आ गया, एटीएम एज सर्विस आ गया, एआईओटी आ गया। एआईओटी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जहाँ पे हम मॉनिटर मॉनिटर जैसे होते हैं, एटीएम्स होते हैं, बैंक ब्रांचेस होते हैं, उन सब का मॉनिटरिंग ये करता है। दैट इज हाई मार्जिन बिजनेस, वो आगे हम बात करेंगे। फिर कार्ड पर्सनलाइजेशन आ गया कि आपके लिए कार्ड उन्होंने इशू कर दिया, एंड एल्गो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आ गए। तो इन दोनों में से कैश लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में मार्जिन हायर होता है अगेंस्ट मैनेज सर्विसेज, पर आगे जाके ग्रोथ ज़्यादा मैनेज सर्विसेज में आने वाला है। एंड वी थिंक के आगे जाके 2 years डाउन द लाइन कैश लॉजिस्टिक्स में से 60% ऑफ रेवेन्यू आएगा एंड मैनेज सर्विसेज में से 40% रेवेन्यू आएगा। तो ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी एक बड़ी ये है कि जैसे हमने आगे भी बात की एक्सिस बैंक के बारे में, तो उसमें आरओईज एंड वो सब काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में भी हम देख सकते हैं कि उनके जो एनपीएस हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं, बुक्स आर गेटिंग क्लीनर, प्रॉफिट्स उनके अच्छे से बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से वो लोग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा कर पा रहे हैं, ब्रांचेस वो अपनी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे वो ब्रांचेस बढ़ाएंगे उनके एटीएम्स भी बढ़ेंगे, तो वही एटीएम्स को ये बढ़ते एटीएम्स को केटर करने का एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है सीएमएस के पास। अराउंड 1 लाख एटीएम्स का जो है वो पाइपलाइन है बैंक का इन द मीडियम टर्म। तो उसमें से अगर वो 30-35% भी एटीएम्स अपने पास ला सकता है, तो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर सीएमएस। देन एआईओटी जो हमने बात की, तो around 30% of branches are supervised and only 40% of ATMs are supervised। तो वहाँ पे एक हम बहुत ही बड़ा स्कोप देख सकते हैं कि जहाँ वो सर्व कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड उसमें 40% मार्जिन होता है एआईओटी में। तो वो एक बड़ा सा गैप है, मतलब बड़ा सा मार्केट स्पेस है जिसमें वो कैप्चर कर सकता है। एंड मार्जिन आर ऑल्सो वेरी हाई। तो इट हैज टू बी मॉनिटर्ड कि आगे जाके उनमें एआईओटी में से कितना रेवेन्यू आता है, कितना ग्रो करता है। तो अनदर सो सम ऑफ द थ्रेट्स और रिस्क इन दिस बिजनेस आर कि वो 5% अपना जो रेवेन्यू है वो रिजर्व के तरह रखता है। हमें वो समझना पड़ेगा बात कि दे हैंडल अ लॉट ऑफ कैश। वो कैश मैनेजमेंट के बिजनेस में है, करोड़ों का कैश वो लोग अपने कार में लेके घूमते हैं, या तो बैंक से अपने एटीएम ले जाने में या एटीएम से बैंक ले जाने में। तो उसमें चोरी का थ्रेट काफ़ी रहता है, और उसमें दोनों तरह से चोरी हो सकती है। या तो एम्प्लॉयज खुद ही अंदर से
थोड़ा एम्बेजलमेंट कर सकते हैं, या तो फिर बाहर से भी कोई अटैक होके चोरी हो सकता है। तो उसकी वजह से वो लोग 5% ऑफ रेवेन्यू रिजर्व में रखते हैं। एंड वो थोड़ा आगे जाके कम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कैसेट स्वैपिंग मैकेनिज्म जो आया है अभी। उसमें कैश नहीं ले जाते, उसमें पूरा का पूरा एक कैसेट ले जाते हैं जिसमें कैश प्रीफिल्ड रहता है बैंक से, और वो जाके एटीएम्स में डालते हैं और पुराना कैसेट ही लेके आते हैं। एंड वो कैसेट खुलते हैं अंडर दी सीसीटीवी सुपरविजन ऑफ सीएमएस ऑफिस और द बैंक ब्रांच। तो उसमें एम्बेजलमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। पर वो उसका अडॉप्शन अभी थोड़ा स्लो है, पर दैट इज इंक्रीजिंग इन द टीयर 1 सिटीज, और आगे जाके जैसे हर एक टीयर ऑफ सिटीज में वो इम्प्लीमेंट होता है, वैसे इट विल बी अ गुड थिंग, जिसकी वजह से वो रिजर्व थोड़ा कम कर सकते हैं। एंड और एक रिस्क और थ्रेट ये है कि अगर स्लोअर देन एस्टिमेट एटीएम ग्रोथ होता है, तो उसके वजह से उनका जो ग्रोथ प्लान्स है वो थोड़े हिंडर हो सकते हैं। बट ओवरऑल वी हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन दिस कंपनी, एंड इट इज ट्रेडिंग एट अ good valuation to take a long term bet. It is trading at around 20-21 uh, price to earnings ratio right now, price to earnings multiple right now, and we have initiated a buy with a target price of 601। इसका पूरा जो डिटेल रिपोर्ट है वो आपको हमारी वेबसाइट पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, तो आप उधर से जाके डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। एंड दीज आर आर टॉप पिक्स फंडामेंटली। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि सीएमएस जो लेटेस्ट एडिशन है वो नीचे 412 करंट मार्केट प्राइस एंड 601 का टारगेट है। एंड लास्ट टाइम हमने बात की थी एक एप्पल करके कंपनी में जो हमने इंट्रोड्यूस किया था अच्छे से, एंड वी सेड दैट वी आर क्लोज टू इनिशिएटिंग अ बाय। वी हैड इनिशिएटेड अ बाय ऑन दैट एज वेल, एंड वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 1225 फॉर दैट। So now we can take up questions if any. We would request you to ask any sector specific questions, क्योंकि अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। नेक्स्ट मंथ हम जब जून का वेबिनार कर रहे होंगे तब तक लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके होंगे। 4 जून को ये रिजल्ट आएंगे। तो रन अप टू द इलेक्शन वॉलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी का जो मेजर है वो इस महीने ऑलरेडी 28-29% ऊपर है। और लास्ट ईयर जब कुछ स्टेट्स में, आई थिंक 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए थे असेंबली के, उसमें काफी अच्छी सीट्स बीजेपी लेड एनडीए को मिली थी। तो मार्केट काफी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ इस इलेक्शन में जा रहा है। और अगर ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो काफी डाउनसाइड ड्रॉडाउन भी आ सकता है। तो इस वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो जो भी लिवरेज पोजीशन है उसको थोड़ा संभाल के रखिएगा। रन अप टू द इलेक्शन रिजल्ट लिवरेज पोजीशन जितनी कम रखें उतना अच्छा रहेगा, या फिर ये प्रॉपर हेजिंग के साथ ये पोजीशन आप रखें तो बेहतर रहेगा। तो एक क्वेश्चन है अबाउट केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। तो हमने आगे के जो वेबिनार है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड उसमें एक पॉजिटिव व्यू थोड़ा लिया था कि वैल्यूएशंस लोग प्रिटी अट्रैक्टिव, एंड वी फेल्ट दैट दी जो भी कट्स प्राइस डाउन हुए थे केमिकल्स के, और वो सब बॉटम आउट हो चुका है, वैसा हमारा एक एस्टिमेट था। एंड उसके हिसाब से हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था पहले भी। एंड वो टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा अपमूव आया है सम ऑफ द केमिकल स्टॉक्स, उसके भी रिजल्ट्स आप आ रहे हैं तो देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स कुछ कुछ में बढ़े हैं उनके। आप अगर कमेंट्री देखो तो उसमें भी बोल सक वो लोग काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि अब तो मोस्टली प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट, एंड जो चाइना का डंपिंग था उसके हिसाब से काफी प्राइस नीचे आया था। तो अब सिचुएशन थोड़ा बेटर हो रहा है। So we have a positive view on the chemical sectors, looking at the valuations that it is trading right now. तो लॉन्ग टर्म बेट के लिए आप देख सकते हो, पर इट डिपेंड्स कि आप कौन सा स्टॉक देख रहे हो। सो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड व्यू दैट वी आर गिविंग, बट इफ यू हैव एनी स्टॉक इन माइंड यू कैन व्हाट्सएप अस एंड वी कैन गाइड यू।
तो एक क्वेश्चन आया कि इज इट सेफर टू बी इन एफएमसीजी एंड आईटी एज पर द प्रेजेंट वैल्यूएशन। तो एफएमसीजी की अगर हम पहले बात करें तो उसमें लास्ट मंथ भी हमको पूछा था किसी ने एफएमसीजी के बारे में, तो हमने बोला था तब कि जो उनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है फॉर एनी एफएमसीजी टू ग्रो। तो अगर वॉल्यूम्स जो ग्रो नहीं हो रहा है, सिंगल डिजिट में ग्रो हो रहा है, लो सिंगल डिजिट में ग्रो हो रहा है फॉर HUL, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। एंड गोइंग अहेड वी फील दैट ये एक अच्छा सेक्टर है। अगर अभी आपको बेट लेना है, वैल्यूएशन आर लुकिंग गुड एंड द डिमांड कैन गेट बेटर गोइंग अहेड। जो पाम ऑयल प्राइसेस हैं वो भी अभी फेवरेबल है। मार्जिन्स में तो उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं अभी, एंड पाम ऑयल प्राइसेस भी एक अच्छे जोन में है उनके लिए, तो प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज। बट वॉल्यूम्स आर द की ट्रैकेबल इन दिस, एंड जब भी वॉल्यूम उनके अपटिक आएगा स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। एंड वी हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन इट एज वेल, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख पाओगे। एंड आईटी, वी फील दैट इट इज अ गुड टाइम इफ यू वांट टू एंटर द आईटी सेक्टर एज वेल। तो उसमें हमने आईटीबीज जो है वो सजेस्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हर एक कंपनी थोड़ा अलग अलग अपना गाइडेंस देती है। तो उसके हिसाब से आईटीबीज इज अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू एंटर द आईटी सेक्टर। तो उसका भी हमने आर्टिकल लिखा था, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख पाओगे। तो एक है स्मॉल केस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो स्मॉल केस प्रोडक्ट्स में आपको एक बास्केट मिल जाता है कि जिसमें जैसे मेरा एक अलग बास्केट होगा, प्रदीप सर का अलग बास्केट होगा। तो वी हैव डिफरेंट बास्केट्स टू चूज फ्रॉम। अगर मेरे बास्केट में मान लीजिए कि HDFC बैंक है, HUL है, फिर ग्रेविटा इंडिया है, फिर एप्पल है। प्रदीप सर के बास्केट में एक्सिस बैंक होगा, उनके में नेस्ले होगा। तो वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा बास्केट ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड इन दैट द प्रोसीजर इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। उसमें से आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा अपना जो पोर्टफोलियो में से स्टॉक है वो कितने में सेल किया, उसके बदले मैंने क्या लिया, व्हाट इज़ दी होल्डिंग दैट आई हैव राइट नाउ। तो वैसे स्मॉल केस प्रोडक्ट जो है उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। So we have a pretty positive view on the banking sector, and we've had that for a long time now, 2-3 months से हम बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव व्यू हम होल्ड करते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। रिटर्न इन स्मॉल केस प्रोडक्ट, सो हर एक स्मॉल केस में अलग अलग रिटर्न्स रहते हैं। अलग आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये जो भी आपका क्वेश्चन हो, तो हम आपको अलग स्मॉल केस प्रोडक्ट्स का अलग अलग आपको एक बाइफर्केशन दे पाएंगे। एक क्वेश्चन है HDFC बैंक के बारे में, कैन इट गो अप टू 1700। तो वो हम नेक्स्ट क्वार्टर में, और वैसे एक व्यू नहीं देते। तो फंडामेंटली वी आर प्रिटी पॉजिटिव, एंड जैसे हमने बोला था कि 2760 का हमारा टारगेट है फॉर टाइम होराइजन ऑफ क्लोज टू 3 years। एंड कॉन्टैक्ट नंबर वही जो प्रदीप सर ने शेयर किया था, पर आई विल शेयर दैट इन दी चैट बॉक्स अगेन।
ये व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया है। एंड अनदर क्वेश्चन वाज टॉप 3 सेक्टर्स टू बी इन। तो अभी जैसे हमने बात की थी, बैंकिंग सेक्टर इज वेरी गुड राइट नाउ। बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है। फिर आप आईटी में भी अभी रह सकते। सो इज दिस अ फंडामेंटल क्वेश्चन और यू वांट टू नो टेक्निकली टॉप 3 सेक्टर्स टू बी इन? प्लीज स्पेसिफाई दैट। ये जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस फॉर आईओबीएन, वो सब स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया चैट में, उनमें आप पूछ सकते हैं। एंड वील गेट बैक टू यू इन साइड 24 आवर्स ऑफ यू आस्किंग द क्वेश्चन। ओके, फंडामेंटली अभी banks are looking very good. IT is also looking a good sector to be in. एंड एफएमसीजी का भी आगे बात हुआ था, तो वो तीन अच्छे। फिर केमिकल्स की भी बात हुई थी, दैट इज ऑल्सो लुकिंग गुड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन राइट नाउ। उसमें आपको ये जो क्वार्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं केमिकल स्टॉक्स के कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड आर दे इज द मैनेजमेंट टॉकिंग अबाउट बॉटमिंग आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट वर नेगेटिव in the last 1 year or so? हम्म, ठीक। हम्म, So with this, we'll conclude this month's meeting. See you all next month. Thank you.